जब भी आप कोई मॉक देने बैठ रहे हो, एक टारगेट लगा करके बैठो और देखो क्या इस टारगेट टाइम के अंदर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलना कि भाई साहब जो रिस्क मैनेजमेंट हो तो सेक्शन बी में आएगा ही आएगा। इस चैप्टर में इसकी तैयारी बड़ी आसानी से हो सकती है। आप अपना स्टडी पूरा सॉल्व कर दो सेक्शन बी का, कोई भी एक किट और सॉल्व कर दो, आपका पूरा काम हो जाएगा, उसके बाहर कहीं नहीं जाता है। एक टॉपिक है जो आप अच्छे से जरूर प्रिपेयर करके जाना, उसमें क्वेश्चन अगर आता है तो वो तभी हो पाता है जब आपने पहले से प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी हो, तुक्के में सॉल्व नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त इन गाइड न्यूमेशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। तो जो भी स्टूडेंट्स सितंबर अटेम्प्ट के लिए अगर अपने एफएम का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए मेरे पास में कुछ लिस्ट है, कुछ ऐसे टॉपिक्स की जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है। सेकेंडली वो टॉपिक्स जिनकी आपको प्रिपरेशन पर्टिकुलर सेक्शन वाइज करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर इस सेक्शन में आए तो यहाँ से ज़्यादा आने की उम्मीद लगती है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में ज़्यादा रिपीट होते हैं, उनकी एक लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है साहब, उससे पहले थोड़ी सी मैं एग्जाम स्ट्रैटेजी भी एक बार डिस्क्लोज कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। भाई देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जाम स्मूथली विदाउट एनी टेंशन और पूरा कंप्लीट हो, तो वो डिपेंड करेगा आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है उसके ऊपर। एक टारगेट लेके चलना साहब कि सेक्शन ए जो है आपका वो आपको कंप्लीट करना है 20 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर। अभी आप जब मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो तो टारगेट रखना 25 मिनट्स का, कि 25 मिनट्स का टारगेट आप लगा लो कि इतने टाइम में आपको अपना सेक्शन ए कंप्लीट करना है। जब भी आप कोई मॉक देने बैठ रहे हो, एक टारगेट लगा करके बैठो और देखो क्या इस टारगेट टाइम के अंदर आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो रहा है। फिर आप सेक्शन बी स्टार्ट करोगे। सेक्शन बी के लिए आपके दिमाग में टारगेट टाइम होना चाहिए 40 to 50 मिनट्स। तो आप एक 45 मिनट्स का टारगेट यहां पे दिमाग में अपने पास में रख सकते। अगर ये टारगेट आपने अचीव कर लिया तो आपके पास में सेक्शन सी के लिए हम कहते हैं बेयर मिनिमम, एट द वेरी मिनिमम हम कहते हैं कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइम चाहिए होता है। 1 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइम बेयर मिनिमम माना जाता है सेक्शन सी के लिए। ठीक है ना? एग्जाम में अगर आप चाहते हो कि सेक्शन सी को पूरा एक बार देख भी लो, ठीक है, अटेम्प्ट करना तो देखना पड़ेगा आपकी टाइपिंग स्पीड के ऊपर, बट अगर पूरा देख भी लो तो मिनिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होता है वो हम कहते हैं कि 1 आवर एंड 30 मिनट्स का होता है। बट मैं बता दूं 1 आवर 30 मिनट्स में बहुत कम बच्चों का ये सेक्शन पूरा होता है। आप एवरेज बच्चों से पूछोगे कि कितना टाइम लगा एग्जाम में सेक्शन सी कंप्लीट करने में, तो ज़्यादातर बच्चों का जो आंसर होगा वो 1 आवर 40 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स, इवन 2 आवर्स तक देखने को मिलेगा। तो अगर आप मानो मैं एवरेज 1 आवर 45 मिनट्स मान लूँ, तो 1 आवर 45 मिनट्स आपके पास कब होंगे? जब आप 1 आवर 50 मिनट्स के अंदर बाकी के दोनों सेक्शंस को कंप्लीट करके बैठे हो। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप इस टारगेट टाइम को हिट कर रहे हो, क्योंकि इसमें भी तो 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये टारगेट हिट होना इसलिए जरूरी है ताकि मेरे पास में सेक्शन सी को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर 40 to 1 आवर 45 मिनट्स कम से कम हो। ठीक है साहब, क्योंकि यहां पर आप मान के चलना कि आपको टाइम लगेगा। देखिए 1 आवर एंड 40 मिनट से लेकर के 1 आवर एंड 50 मिनट्स का टारगेट बच्चों को टाइम लगता है। अपना टारगेट अपन लेकर के चलेंगे 1 आवर एंड 45 मिनट्स। इस टारगेट को अपने को अचीव करना है साहब, और इसको अचीव करेंगे तो लास्ट में 5 मिनट हमारे पास में बचेंगे, वो हमारा एक ओवरव्यू टाइम होगा। कुछ ना कुछ तो अपने मार्क फॉर रिव्यू भी कर रखा होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपने को टाइम बचाना है। तो ये टारगेट टाइम अगर आप हिट करते हो तो आप अपना एग्जाम आराम से फुलफिल भी कर पाओगे और सेक्शन सी को पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। इससे कम में तो होगा भी नहीं। ठीक है, तो अभी जब भी आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये टारगेट टाइम्स होने चाहिए तुम्हारे, कि इन टारगेट टाइम्स को क्या आप हिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, चेक करो। इनमें आप सेक्शन ए और बी में जितना टाइम बचाओगे और जितने ज्यादा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व कर लोगे, उतना तुम्हारे पास में सेक्शन सी में टाइम भी बचेगा और कॉन्फिडेंस भी बचेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आती है दूसरी बात कि सर कौन कौन से टॉपिक है जो मोस्ट रिपीट होते हैं। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, सेक्शन ए एसीसीए भी बहुत बार ये चीज बोल चुका है कि वो पूरे सिलेबस से आता है, हम कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई इसके अंदर हमारे पास में ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से क्वेश्चन हमें मतलब देखने को ना मिला हो, लगभग सब जगह से आया हुआ है।
तो कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं मैं उनकी लिस्ट आपके लिए लेकर के आया हूं, बट इसका मतलब नहीं कि ये सिर्फ यही है, सिर्फ वहीं पे मत रुक जाना, इसके आगे वाले टॉपिक्स को भी देख लेना, सबसे आता है ये मैं पहले बता रहा हूं। बट जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले सेक्शन ए में हमारे पास में अगर मैं बात करूं रिस्क मैनेजमेंट की, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के एफआरए को सॉल्व करने के क्वेश्चन, आईआरपीटी के, पीपीपीटी के क्वेश्चंस, ठीक है, ऑप्शंस और स्वैप्स को लेके थ्योरी के क्वेश्चंस, ठीक है, आपके पास में इवन मनी मार्केट हेज तो पूरा नहीं आता है, बट फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के बारे में, फ्यूचर्स ऑप्शंस के बारे में, इनके कंसेप्ट के क्वेश्चंस बहुत बार हमारे पास में आए हुए हैं। फिर वर्किंग कैपिटल में जो अपनी वर्किंग कैपिटल फंडिंग थ्योरीज हैं, इन्वेस्टमेंट थ्योरीज हैं, इनको लेके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। इन्वेंट्री के अंदर से अपने को ईओक्यू वगैरह के क्वेश्चन बार बार देखने को मिल जाते हैं। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन एक सेक्शन ए में देखने को बहुत बार मिले, स्पेशली बॉमल के मॉडल उनके ऊपर। रेशियोज बहुत सारे, और स्पेशली फाइंडिंग मिसिंग वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियोज बहुत ज्यादा आते हैं। ये तो आप मान के चलें एग्जाम में आप जब जाओगे तो आपको 5, 6, 8 मार्क्स का सब मिला करके सेक्शन ए बी सी में आपको रेशियो ही देखने को मिलेगा, तो रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा। फिर जो आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है उस पर से थ्योरी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, वैल्यू फॉर मनी 3E अप्रोच अपने पास में जो है। इसके अंदर मैं एक ऐड करना चाहूँगा एजेंसी कॉस्ट इनका बहुत ही एक प्रिय टॉपिक है, जिससे बहुत क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में IRR, NPV, पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ROI वगैरह इन सब के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। इस्लामिक फाइनेंस को लेके MCQs बहुत बार आए हुए हैं। डायरेक्ट डेट वैल्यूएशन, शेयर वैल्यूएशन आएगा तो कैश फ्लो मेथड तो नहीं, बट बाकी के जो आपके मेथड्स हैं, ठीक है, उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस हमें देखने को बहुत बार मिले। अगर कैश फ्लो मेथड होगा तो भी उसमें DVM होगा, प्रॉपर ऑपरेटिंग कैश फ्लो वाला मेथड सेक्शन ए में कम आता है, बट DVM वाले अप्रोच तो फिर भी आ जाती है। डेट वैल्यूएशन डायरेक्टली बहुत बार पूछा हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने पर सब पे KE पर, KP पर, KD पर सारे क्वेश्चंस हमारे पास में आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपने मनी मार्केट की इंटरमीडिएट्स हैं उसमें जो अपन इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं मनी मार्केट के अंदर यूज होने इन्वेस्टमेंट के भी और लाइबिलिटीज, लोन लाइबिलिटी के, वो जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं उनको लेके क्वेश्चंस वगैरह बहुत बार आते हैं। उसके बाद में आपकी मार्केट एफिशिएंसी को लेके बहुत बार क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसी में एक टॉपिक है बिहेवियरल फाइनेंस का, जो हम रिस्क अपने बिजनेस वैल्यूएशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है, वो वाला टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ के जाना। कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट, किसमें क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, कहाँ पर क्या फायदे हैं, कहाँ पर क्या नुकसान है। इस बार की इवन जो एग्जामिनर रिपोर्ट आई है उसमें भी मनी मार्केट को मतलब पूछने के लिए कि मनी मार्केट के क्या फंक्शंस हैं, उसमें उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए 2 पॉइंट दे रखे हैं जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट के मतलब पॉइंट्स आते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से 2 तो मनी मार्केट का काम है, मतलब फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट है, बट 2 जो है वो फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट ऐड कर रखी है। तो इंटरमीडिएट और मार्केट के बीच के डिफरेंसेस, इसके क्वेश्चन सेक्शन में बहुत बार आ चुके हैं, एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, बार बार आते रहेंगे, एग्जामिनर रिपोर्ट में भी इस बार उन्होंने क्वेश्चन दिया है, तो ये पॉइंट अपने को देख के जाना। तो ये कुछ मेजर रिपीटेड टॉपिक्स में से। फिर आता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में देखो, हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता है कि एक क्वेश्चन बिजनेस फाइनेंस का, एक रिस्क मैनेजमेंट का, एक बिजनेस वैल्यूएशन का हो सकता है, बट ये शॉर्ट तो नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको मोस्ट प्रोबेबली यही देखने को मिलेगा। इसमें अगर कोई एक चीज जिसको आप बोलना चाहोगे सर किसकी श्योरिटी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली आप ये मान के चलना कि भाई साहब जो रिस्क मैनेजमेंट है तो सेक्शन बी में आएगा, बिजनेस वैल्यूएशन भी सेक्शन बी में आएगा। बिजनेस फाइनेंस की जगह पे हो सकता है कि वो पिछले अटेम्प्ट की तरह कुछ चेंजेस उन्होंने करे हैं, तो इस बार इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ जाए। बहुत टाइम से आया नहीं है, बट क्या पता आ जाए, ठीक है। बट अभी तो यही चल रहा है पैटर्न, बट बी प्रिपेयर। कुछ बच्चों के हो सकता है कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल देखने को मिल जाए, क्योंकि जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे हैं जो नॉर्मली वो नहीं कर रहे थे। जो नॉर्मल पैटर्न था उससे अलग हमें चीजें देखने को मिली है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इस बार इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन मुझे सेक्शन सी की बजाय सेक्शन बी में देखने को मिले। आप लोग भी सरप्राइज मत होना, प्रिपेयर रहना, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मुझे है कि इस एग्जाम साइकिल में एक ना एक बार ऐसा होगा कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल सेक्शन बी में आएगा, जिस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। बाकी ये 3 मोस्ट प्रोबेबल है। अब इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो बिजनेस फाइनेंस के केस में तो भी देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपने जो डिविडेंड वॉल्यूशन मॉडल है, कॉस्ट ऑफ डेट है, WACC निकालने का है, जो डिविडेंड की थ्योरीज हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल MM वाली, इन सब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनके कंसेप्ट्स पर, कंक्लूजन पर, अजम्पशंस पर, क्रिटिसिज्म पर, सब पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो सब पढ़ के जाना है। ये तो लिखने के लिए भी काम आ जाएगी सेक्शन सी में। तो ऐसा नहीं कि अपन सेक्शन बी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये टॉपिक आपने यहाँ प्रिपेयर करा तो सेक्शन सी के लिए भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है, तो दोनों में फायदा मिल रहा है अपने को,
ठीक है, टीआरपी के कैलकुलेशंस और घेरिंग के क्वेश्चंस। घेरिंग के क्वेश्चन तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस है इनके, ठीक है, बहुत बार कैलकुलेशन आती है। ये सेक्शन सी में भी आती है, सेक्शन बी में भी आती है। पिछली बार अभी जो एग्जामिन रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने देखा है कि पिछली बार उन्होंने सेक्शन सी में घेरिंग के ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, अच्छे खासे मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था ऑपरेशनल घेरिंग और फाइनेंशियल घेरिंग के ऊपर। तो चलो मान सकते हैं कि पिछली बार पूछा तो शायद इस बार नहीं पूछा, लेकिन सेक्शन बी में तो पूछ सकते हैं ना। पिछली बार सेक्शन सी में आया था, इस बार सेक्शन बी में आ जाए तो क्या पता। तो ये टॉपिक बड़ा फेवरेट है इनका, इसको छोड़ना नहीं है। फिर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर तो देखो कंपैरेटिवली ना, एक अपने को पता है कि वो जो पूरा चैप्टर है उसी में से कहीं ना जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ये होता है कि 2 तो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं, 3 प्रैक्टिकल होते हैं, या 3 थ्योरी होते हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं, उसी बेसिस पे चलता है। कंपैरेटिवली इसमें मनी मार्केट हेज एक वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक है। आईआरपीटी या पीपीपीटी के बेसिस पे फॉरवर्ड रेट को या फ्यूचर रेट को प्रिडिक्ट करना बड़ा कॉमन पॉइंट है। तो इसमें आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी ऑटोमेटिक, आप सेक्शन बी के जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता पड़ जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आता है। तो इस चैप्टर के लिए तो मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा कि आप अपना स्टडी पूरा सॉल्व कर दो, कोई भी एक किट पूरा सॉल्व कर दो, आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसमें आईआरपीटी, पीपीपीटी, फॉरवर्ड रेट, एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज, जो अपने थ्योरीज हैं गैप एक्सपोजर की, बेसिस रिस्क की, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के और क्या अपने पास में टूल्स हैं, ऑप्शन, स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट के अंदर एफआरए, इंटरेस्ट रेट के रिस्क मैनेजमेंट के हमारे पास में जो दूसरे टूल्स हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्वैप्स वगैरह, इनके ऊपर बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। इस चैप्टर में इसकी तैयारी बड़ी आसानी से हो सकती है। आप अपना स्टडी पूरा सॉल्व कर दो सेक्शन बी का, कोई भी एक किट और सॉल्व कर दो, आपका पूरा काम हो जाएगा, उसके बाहर कहीं नहीं जाता है। फिर आता है बिजनेस वैल्यूएशन। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा मोटा मोटी वही 5-10 तरह के क्वेश्चन है जो घूम फिर के हमें हमसे वापस पूछे जाते हैं। थ्योरी में बस वो इधर उधर जाता रहता है, क्योंकि इसमें बिहेवियरल फाइनेंस का उसके पास में पॉइंट है, मार्केट एफिशिएंसी का पॉइंट है, तो वहां पे वो थोड़ी कोई नई चीजें पूछ लेता है। बट बाकी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा नया आता नहीं है। तो वही शेयर वैल्यूएशन जिसमें इनकम बेस्ड मेथड, कैश फ्लो बेस्ड मेथड, या अपने पास में जो दूसरे नेट असेट मेथड, तो मुझे लगता नहीं कि पूछेगा, ठीक है। डेट वैल्यूएशन के अंदर जरूर वो आपसे किसी भी तरह की डेट का वैल्यूएशन पूछ सकता है। इसमें कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी हाइपोथेसिस के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, बिहेवियरल फाइनेंस के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनकी प्रैक्टिस बहुत इजीली आप कर सकते हो, कुछ ज़रा नया आता नहीं है। नया जो आता है वो बिजनेस फाइनेंस के अंदर पूछ लिया जाएगा या वर्किंग कैपिटल में पूछ लिया जाएगा। अब बात आती है सेक्शन सी की। मैंने एक चीज़ बोली थी सेक्शन बी में, बी प्रिपेयर्ड, ये एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ हो सकती है किसी कुछ बच्चों के साथ में। अब पिछली बार की अगर अटेम्प्ट की बात करी जाए तो पिछली बार के अटेम्प्ट में काफी सारे बच्चों के इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का क्वेश्चन सेक्शन सी में से स्किप हो गया था। तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार ज्यादा बच्चों के आएगा? देखो वही वाली बात है कि ऐसे कोई भी दावों पर मैं तो बिलीव नहीं करता। ऑलवेज प्रिपेयर कि हमें वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना है। अपने को पता है भी 3 टॉपिक्स हैं, घूम फिर के इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आने हैं, या तो बिजनेस फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या वर्किंग कैपिटल। हाँ, एक जो नई चीज देखने को मिलती है बिजनेस फाइनेंस के साथ में, बिजनेस वैल्यूएशन को वो सेक्शन सी में ऐड करना भी बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है। दोनों को 10-10 मार्क्स का वेटेज दे देते हैं और एक क्वेश्चन बना देते हैं। पिछले अटेम्प्ट में भी कुछ बच्चों के साथ में हुआ, ठीक है। तो ये चीज के लिए रेडी रहना कि आपको भी इस अटेम्प्ट में ये चीज देखने को मिल सकती है कि जब सेक्शन सी का आप क्वेश्चन देखो तो सिर्फ बिजनेस फाइनेंस का क्वेश्चन ना होकर के बिजनेस फाइनेंस के साथ में थोड़ा सा बिजनेस वैल्यूएशन भी एडेड हो। हाँ, बिजनेस वैल्यूएशन में से अगर थ्योरी आती है तो बड़ी प्रिडिक्टेबल थ्योरीज हैं जो वो बार बार पूछता है, जिसमें बिहेवियरल फाइनेंस और मार्केट हाइपोथेसिस, ठीक है, ये उनका बहुत ही फेवरेट पॉइंट है जो वो बार बार पूछता रहता है। अगर बिजनेस फाइनेंस की भी बात करूं तो इसमें भी अगर थ्योरी आती है तो बड़ी प्रिडिक्टेबल है। वही आपकी जो अपने पास में कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज हैं उनमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चंस लिखने को आते रहते हैं। तो ये अगर क्वेश्चन आते हैं तो सेक्शन सी में कंपेरेटिवली इनकी थ्योरी बहुत प्रिडिक्टेबल है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बच्चों को डर क्यों लगता है? क्योंकि इन चैप्टर्स में एक तो कैलकुलेशंस है, ठीक है। अब अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैल्यूएशन निकालने का मेथड, अगर वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली बात है सेक्शन सी में फिर दिक्कत थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। इसमें बिजनेस वैल्यूएशन में सेक्शन सी में कैश फ्लो बेस्ड मेथड के बेसिस पे कंपनी का वैल्यूएशन निकालना एक टॉपिक है जो आप अच्छे से जरूर प्रिपेयर करके जाना। उसमें क्वेश्चन अगर आता है तो वो तभी हो पाता है जब आपने पहले से प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी हो, तुक्के में सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन देखोगे तो वही बेसिक आपको कैलकुलेशंस के सारे मॉडल्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। डिविडेंड थ्योरीज के ऊपर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, लिखने को आया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के सारे पॉइंट एग्जाम में लिखने को आए हुए हैं, ठीक है। वैल्यूएशन के अंदर भी सब तरह के वैल्यूएशन आए हुए हैं। इसमें कैश फ्लो बेस्ड मेथड को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा। प्लस पिछली बार के पेपर में जैसे फाइनेंशियल गियरिंग और ऑपरेशनल गियरिंग का क्वेश्चन बहुत तगड़ा आया था, तो बी प्रिपेयर्ड, वापस भी एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है।
इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में तो देखो वही जो चीज़ें अपन क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी स्टडी अप पे बने हुए हैं, कुछ नया है नहीं। हाँ, लिखने के लिए ज़रूर बी प्रिपेयर्ड कि अगर क्वेश्चन वापस आता है इस अटेम्प्ट में तो लिखने के लिए क्वेश्चन आएगा। लिखने में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को लेकर के काफ़ी पॉइंट आ जाते हैं, कैसे रिस्क को इंकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है, क्यों एनपीवी सुपीरियर है वगैरह, ठीक है, लीज वर्सेस बाय को कंपेयर करने को कितनी बार वो लिखने में दे देता है स्टेप्स वगैरह के ऊपर, ठीक है, EAC EAB वाले पॉइंट्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस स्पेशली जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो बच्चों को काफ़ी दिक्कत देती है बट वो सेक्शन सी में बहुत बार पूछी जाती है। तो इन चीज़ों के लिए बी प्रिपेयर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। वर्किंग कैपिटल के अंदर ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिस बच्चे को आता है उसको तो बहुत अच्छे से आता है, जिनको नहीं आता उनको बड़ी दिक्कत दे जाता है। इसमें देखो थ्योरी बड़ी प्रिडिक्टेबल है, कैश के मॉडल्स पे थ्योरी आती रहती है, वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज वगैरह के ऊपर मैचिंग वाली जो पॉलिसीज वगैरह है अपने पास में, ठीक है, एग्रेसिव मैचिंग कंजर्वेटिव वाली, उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते रहते हैं। फाइनेंसिंग को लेकर के बड़े आते रहते हैं कि परमानेंट कैपिटल को कैसे, परमानेंट करंट असेट्स और फ्लक्चुएटिंग करंट असेट्स को कैसे आप मैनेज करोगे, उसके हिसाब से क्या आपकी फंडिंग स्ट्रैटेजी है, रिस्क टॉलरेंस कैसा है, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते रहते हैं। ट्रेजरी मैनेजमेंट के फंक्शंस को लेकर के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। और उसके बाद में फिर कैश मॉडल पे कैलकुलेशंस और अपने रिसीवेबल और पेएबल को लेकर के जो हमारे पास में मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली अगर फैक्टरिंग को यूज करना चाहते हो तो फिर क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस बड़े कॉमन से आते हैं। ठीक है, सेक्शन सी मैं हमेशा कहता हूं सेक्शन सी जो है उसमें बहुत कुछ नया नहीं होता है। अगर आपने पूरा सेक्शन सी सॉल्व करा है एक स्टडी अप से और एक एक्स्ट्रा रिसोर्स से तो आपको एग्जाम में कुछ ऐसा बहुत नया सरप्राइज नहीं मिलेगा। बस वो क्वेश्चन को पूछने का तरीका हल्का सा ऊपर नीचे कर सकता है। जैसे पिछली बार, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी इसके लिए एग्जामिनर रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना, एग्जाम रिपोर्ट तुम्हें मिलेगा। जो गियरिंग वाला क्वेश्चन था उसमें फाइनेंशियल गियरिंग को लेकर काफी एक अलग तरह का क्वेश्चन पूछा गया, विच इज अ गुड थिंग, कुछ नया कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नया आ गया, वैसा क्वेश्चन है स्टडी अप पे थोड़ा बहुत। हाँ, बस उसने यहाँ पे जिस तरह से कंपैरिजन करवाया वो एक थोड़ी नई चीज आ गई थी, बट कुछ बहुत नया नहीं होता है। इनके लिए आप ये देख सकते हो। तो ये टॉपिक्स हैं जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं और मैंने आपको बता दिया बी प्रिपेयर्ड के सेक्शन सी में इन तीनों में से कोई भी दो आ सकते हैं। ठीक है, तो अपने को ये नहीं करना है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ के जा रहे हैं। बच्चे जो पिछली बार बच्चों ने गलती करी, काफी सारे बच्चों ने, कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वर्किंग कैपिटल पढ़ के चले गए सेक्शन सी के लिए, बिजनेस फाइनेंस और वैल्यूएशन को छोड़ दिया। जब बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन आया तो ऑब्वियस बात है ऑटोमेटिकली मार्क्स कम हो गए। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। इन तीनों में से कोई भी दो आ सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड, अपने को तीनों को सही से प्रिपेयर करना है। ठीक है साहब, डन है जी। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, अपने एग्जाम को आराम से प्रिपेयर करो। आप लोगों के लिए एग्जामिन रिपोर्ट की एक शॉर्ट एनालिसिस हमने ऑलरेडी अपलोड कर ली है। रिवीजन मैराथन आप लोगों के लिए अपलोडेड हैं, बहुत सारी नई लाइव मैराथन होने वाली भी है, पुरानी भी प्रैक्टिस मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है, सेक्शन ए बी सी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, अगर सेक्शन ए में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए डेडिकेटेड एक मैराथन मैंने ले रखी है। सेक्शन बी और सी के ऊपर मैराथन हो चुकी है, कंप्लीट रिविजन को लेकर के मैराथन हो चुकी है। तो आपके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उसके थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हो और अपनी कहते हैं प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। चलिए, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।